नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बजट आया और बजट के आते से ही हर व्यक्ति को ये आस लग गई कि मुझे क्या मिला, मेरे हिस्से में क्या आया। तो आज जो है इस चीज़ को समझने के लिए बजट किन किन तकनीकी चीज़ों से मिल करके और किस तरह से वो बनाया जाता है, किस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर हमारे आकर के इस बजट की गूढ़ से गूढ़ चीज़ को बड़े आसान तरीके से जो है हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज उसी चीज़ को हम हमारे बीच में डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी पेशे से तो उद्योगपति हैं, किंतु ये बाजार विशेषज्ञ भी हैं। साथ ही हमारे बीच पधारे हैं श्री हेमंत जैन जी, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और टैक्स कंसल्टेंट भी हैं। हेमंत जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तो चलिए दर्शकों, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब आपको ये बताएंगे और ये इतनी आसान शब्दों में आपको समझाएंगे कि बजट बेसिकली हमें किस तरह से प्रभावित करता है। तो चलिए, पहला प्रश्न मेरा राजीव अग्रवाल जी से है। डॉक्टर साहब, जो है ये व्यक्ति विशेष को समझने में बड़ी मुश्किलें होती हैं कि बजट बजट क्या है, बजट आया तो मैं किस तरह से लाभान्वित हुआ। या कई ऐसे नागरिक हैं जो कि ये सोचते हैं बजट आया ना, हमको क्या। तो आप बजट की इंपॉर्टेंस, बजट की उपयोगिता एक आम नागरिक के लिए या प्रत्येक नागरिक के लिए किस तरह से है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। बजट बेसिकली आप ये समझे कि हम सबको, चाहे वो एक छोटा सा आदमी है जो बहुत निचले स्तर पर है या कोई बहुत बड़ा कारपोरेशन या देश, हम सबको देख रहे हैं कि हमारी आमदनी कितनी और हमारे खर्चे कितने हैं। अगर कहीं असंतुलन है तो उसको कैसे किया जाए बराबर, अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो उनको कम कैसे किया जाए, आमदनी कम है तो उसे कैसे बढ़ाया जाए। बजट आपको एक आइडिया देता है कि आपको साल भर जो मेहनत करनी है या जो काम करना है, जो पैसा खर्चना है या निवेश करना है, वो किस तरह किया जाए। तो बजट आप समझ लीजिए एक लाइफ लाइन की तरह है, जहाँ तक कि एक आम आदमी को समझ। अब हेमंत जी, ये तो बड़े आसान शब्दों में एक कॉमन मैन के लिए उन्होंने बताया, लेकिन आप बजट को जो है व्यक्ति विशेष के लिए किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। देखिए, बजट हमारी देश की अर्थव्यवस्था की एक पिक्चर है। अगर आप इस बजट को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो सरकार की बैलेंस शीट है वो बेसिकली ये बताती है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का समावेश कैसे हो रहा है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू इनकम्स हैं या अदर रिसीट्स हैं, उसके सामने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इनकम से खर्चे ज़्यादा हैं या खर्चे से इनकम ज़्यादा है। तो जो खर्चे अगर हमारे ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो हम उसको डेफिसिट की तरह परिभाषित करते हैं। तो अगर आप पुराने बजट से इस बजट को कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जो डेफिसिट है वो ईयर वाइज ईयर कम हो रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के बजट में तो 6.4% हमारा फिस्कल डेफिसिट था, जो इस बार रिड्यूस होकर 5.8 हुआ है। और जो बजट 24-25 के लिए हमारे पास आ रहा है उसमें ये 5.1 प्रोजेक्टेड है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम कमिंग ईयर्स में इसको 4.5 तक लेकर आएंगे। तो देखिए, जब डेफिसिट कम होगा तो डेफिनेटली हमारी सरकार की ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे रेवेन्यूज बढ़ेंगे, बोरोइंग्स कम होंगी। तो डेफिनेटली वेलकम योग्य हमारा बजट है और हमारी सरकार की सही पिक्चर को दिखाता है। बहुत अच्छी बात। तो राजीव जी, आप इसको कैसे देखते हैं उद्योग के लिए या और भी एक आम व्यक्ति के लिए, इस बार बजट में क्या रहा, कैसा रहा। जी, आम आदमी अगर बजट के नंबर देखे तो शायद नहीं पहुंच पाएगा। ये बिल्कुल है कि थैला लेके बाजार जा रहे हैं तो कितने पैसे जेब में हैं कि कितना खर्चना है। तो वो पैसे कहाँ है, वो पैसे देखिए, हिंदुस्तान में, इस देश में सबसे बड़ा जो ग्राहक है वो सरकार है। जब सरकार पैसा खर्च करती है तो बड़े बड़े उद्योगों को काम मिलता है और वो देते हैं छोटे उद्योगों को काम। छोटे उद्योगों में कौन काम कर रहा है, वो आम आदमी काम कर रहा है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहला इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आदमी को छूने की ताकत रखता है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। 11,11,111 करोड़ शायद कुछ ऐसा फिगर किया गया है, 11.11% से बढ़ाया गया। आप देखिए तो पिछले 3 साल में लगभग डबल हुआ है, पिछले साल 35% बढ़ाया गया था। तो जब ये पैसे खर्चे जाएंगे तो क्या बनेंगे, सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, दुनिया जहान के काम होंगे और लोगों को उद्योग मिलेगा, रोजगार मिलेगा और ओवरऑल आप समझिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। उद्योगों के लिए तो ये सबसे सकारात्मक खबर है कि कैपेक्स बढ़ाया गया है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि मतलब कैपेक्स बढ़ना एक तरह से अगर देखा जाए तो उद्योगों की ताकत बढ़ाना है। बराबर, उद्योग की अगर ताकत बढ़ती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी और देश की इकोनॉमी जो है और स्ट्रांग होगी। बहुत अच्छी बात है। कल के बजट में अगर देखा जाए तो प्रावधानों में किस प्रकार से बदलाव देखते हैं आप।
देखिए डॉक्टर साहब, बेसिकली आप देख रहे हैं कि एक इंटरिम बजट था। जी तो इंटरिम बजट है, चूंकि चुनावी वर्ष है, तो हमें बहुत अपेक्षाएं भी इस बजट से नहीं थी। जी जी और बहुत अच्छी बात यह है इस इलेक्शन बजट में कि हमारे लिए इलेक्शन को देखते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई भी ऐसा अमेंडमेंट प्रपोज नहीं किया जो कि एक लॉलीपॉप जैसा हो। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार को उसके विकास के नाम पर वोट मांगने पर भरोसा है, और अच्छी बात है ये कि कोई भी हमारी इकोनॉमी के लिए ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया कि हम कुछ फ्री में बांट रहे हैं टाइप से। तो ये बजट काफ़ी अच्छा था, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मेजर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। केवल एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है डायरेक्ट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पुरानी डिमांड्स थी, मीन्स हमारा जब इनकम टैक्स बिगिन हुआ 1962 से टिल 2010 तक की जो डिमांड से डिस्प्यूटेड डिमांड है, जिसका अमाउंट उन्होंने फिक्स किया है 25,000 रुपीज़, 25,000 तक की डिमांड को उन्होंने वेव कर दिया है। कर दिया। लेकिन उसके बाद मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से लेकर 14-15 तक, मीन्स बिफोर बीजेपी गवर्नमेंट, जितनी भी डिस्प्यूटेड डिमांड थी इन फाइनेंशियल ईयर्स की, अगर ये अमाउंट 10,000 रुपीज तक है तो इनको भी वेव ऑफ कर दिया है। तो बेसिकली हमारे करदाताओं, हमारे एसएससीज को क्या फायदा हुआ कि जो इनकम टैक्स के छोटे छोटे अमाउंट के लिए चक्कर काट रहे थे या उनके रिफंड एडजस्ट हो रहे थे, मेंटल स्ट्रेस। यस, मेंटल स्ट्रेस, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे लगता है ये छोटे टैक्स पेयर के पेन को गवर्नमेंट ने समझा और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, अच्छी पहल है। एग्जैक्टली कई बार क्या रहता है कि 200-500 की भी डिमांड बची हुई है, और उस डिमांड की वजह से एक टैक्स पेयर बहुत ज़्यादा तनाव में रहता था कि अब इसको जो हम किस तरह से एडजस्ट सेटल करें। करें। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ होती है कि अगर गवर्नमेंट, जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने लॉलीपॉप जैसा या कुछ जो है लोक लुभावन जैसा चीज़ें नहीं दी, एक कॉन्क्रीट लेवल पर देश के विकास की बात करी है, तो उद्योग जगत में ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, जिसको हम इस बात को बिल्कुल प्रूफ करें कि हाँ, ग्रोथ जैसा स्टेप उठाया गया? देखिए, बड़ी अच्छी बात कही है मंजी ने अभी कि लोक लुभावन नहीं है। हाँ। लोक लुभावन नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित है कि नीतियों का लगातार चलते रहने का एक बड़ा जरूरी काम होता है। उद्योगों को ये चिंता रहती है कि आज एक नीति है, कल दूसरी बदल जाएगी, परसों तीसरी आ जाएगी, तो क्या करें। तो पहली बार एक तो ये एहसास हो रहा है कि जो नीतियां हैं वो लगातार बनी हुई और चलती जाए, तो ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज जिसे हम कहते हैं। दूसरा एक बड़ा मेजर इसमें हिस्सा ये था बजट में, जो आप देखेंगे कि सारे सेक्टर्स जो हैं वो आप आखिरी में जाकर उद्योगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर बढ़े, चाहे वो डिफेंस में डीप टेक्नोलॉजी, तो हमें कल ही हम बैठ रहे तो हमारे उद्योग वाले कहते हैं क्या एमएसएमई तक डीप टेक आ सकता है? निश्चित रूप से आ सकता है, डिफेंस में आएगा तो क्यों नहीं आ पाएगा। या एग्रीकल्चर सेक्टर में जब उन्होंने कहा कि वैल्यू एडिशन किया जाए और जो एंड प्रोसेसिंग है वो की जाए, तो कौन करेगा? उद्योग करेंगे। हमसे सीए नवनीत गर्ग जी जुड़ चुके हैं, हम पहले उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नवनीत गर्ग जी नमस्कार। सर, नवनीत जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, हमारी आवाज सुनाई देगी आपको। जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी नवनीत जी, हम आपसे जो है कल जो बजट हमारा आया उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। जी, कल का जो बजट था ये एक अंतरिम बजट था। अभी वर्तमान में सरकार के पास मई तक सरकार चलाने का मैंडेट है। जी जी। इसलिए पूरे साल का बजट तो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने केवल अभी 3-4 महीने के लिए एक सरकारी कामकाज चलता रहे इसके लिए बजट प्रस्तुत किया है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बड़ी घोषणाएं नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो इससे निकल करके आ रही है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। करीब 11 लाख करोड़ का सरकार ने इस साल में एस्टिमेट किया है कि 11 लाख करोड़ रुपए सरकार पूंजीगत खर्चे पर खर्च करने वाली है। उससे पैसा जो है वो मार्केट में आएगा और ऐसा लगता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पहिया है वो और तेजी से घूमेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई इम्पोर्टेंट बात जो आपने जो है पूरे बजट में आम जनता के लिए नोटिस करी हो? देखिए, आम जनता के लिए एक आयकर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जो पुरानी कुछ डिमांड अगर किसी की है तो उसको उन्होंने रेमिशन स्कीम के तहत लाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने उद्बोधन में ये कहा कि करीब करीब 1 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। तो अगर देश की करीब 1 करोड़ जनता को अगर किसी स्कीम से फायदा होता है तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जी। और डिफेंस सेक्टर में आपको क्या लगता है कि निवेश और जो है हमारे इकोनॉमी की गति को तेजी देगा क्या? बिल्कुल, देखिए, अभी तक भारत के साथ स्थिति ये रही कि डिफेंस सेक्टर में हम लोग जनरली
सारा सामान इंपोर्ट करते रहे, उससे हमारा विदेशी मुद्रा का जो भंडार था जी वो भी बुरी तरीके से प्रभावित होता रहा। लेकिन पिछले 10 सालों में सरकार की प्राथमिकता ये रही है कि डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारे ही देश में हो। जी तो अभी क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारी सुविधाएं जुटा रहे हैं, तो उसमें पूंजीगत खर्चे किए जाना बहुत जरूरी है। करीब करीब 11% का उन्होंने प्रावधान इसमें रक्षा बजट के लिए किया है। तो निश्चित रूप से इससे जो इंपोर्ट हम करते थे उसमें कमी आएगी और हमारे जो मेड इन इंडिया का एक अभियान जी है उसको बल मिलेगा। तो निश्चित रूप से भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। जी, धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, अब जो है जैसा कि इन्होंने गर्ग साहब ने कहा कि अंतरिम बजट और एक फाइनल बजट, तो आम पब्लिक ये कैसे समझे कि अंतरिम बजट और फाइनल बजट में क्या अंतर है और इनके क्या मुख्य फीचर्स रहते हैं जिससे हमको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये चीज़ें इसमें होंगी और फाइनल बजट में ये चीज़ें और आएंगी। देखिए, बड़ा रिलेवेंट प्रश्न है हमारी आम जनता के हिसाब से, बिकॉज सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे बीच में यही है कि आम बजट और अंतरिम बजट में क्या अंतर है। तो बेसिकली हमको इसको ऐसे समझना होगा कि हमारी जो सरकार अभी चल रही है, जिसको हम रूलिंग गवर्नमेंट बोल रहे हैं, बेसिकली उसका मैंडेट मई 2024 तक है। तो जो आम बजट होता है बेसिकली वो फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, जो बिगिन होता है 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक के लिए। चूँकि इस गवर्नमेंट का मैंडेट मई 2024 तक है, तो वहाँ तक के खर्चों को मीट आउट करने के लिए हमको संसद में एक बजट पेश करना होता है कि हम प्रपोज क्या खर्चे कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें ये नहीं मालूम कि कौन सी पार्टी आगे हमारा कंट्री को रूल करेगी। तो जो नेक्स्ट कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है वो डेफिनेटली जो नई गवर्नमेंट आएगी वो उसको आगे चलाएगी। तो अगर हमारी सरकार के पास कंप्लीट ईयर होता तो हम इसको आम बजट ही बोलते। चूँकि हमारा मैंडेट मई तक के लिए है, तो ये खर्चे मई तक के लिए इनको प्रपोज कराने थे और बजट से संसद से पास कराने थे, इसलिए हम इसको एक इंटरिम बजट बोल रहे हैं। लेकिन जब फुल फ्लेजेस गवर्नमेंट आ जाएगी फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो जो वो बजट पेश करेगी उसको हम आम बजट की तरह बोलेंगे और वो पूरे रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू होगा। जी, डॉक्टर राजीव सर, एक प्रश्न था कि जैसे कैपेक्स आपने कहा कि कैपेक्स में जो है 11.11 लाख करोड़ का जो है बजट आया, तो ये कैपेक्स का जो एक्सपेंडिचर होगा ये किस तरह से हमारी इकोनॉमी को और स्ट्रांग बनाएगा या आम लोग इससे कैसे लाभान्वित होंगे, इसके बारे में मतलब एक आम व्यक्ति किस तरह से समझे? देखिए, आम आदमी तक ये पैसा ऐसे पहुंचेगा कि जो 11 करोड़ होंगे वो सरकार खर्च करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म जो चीज़ें हैं। तो किन पर खर्च होगा? वो रेलवेज पर खर्च होगा, वो एयरपोर्ट्स पर खर्च होगा, वो रोड्स पर खर्च होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, डिफेंस पर होगा, स्कीम्स पर होगा, स्किल अपग्रेडेशन पे होगा। तो जब ये सारे काम होने लगेंगे तो कुछ बड़े लोगों को काम मिलेगा जो आगे छोटे लोगों को देंगे और आम आदमी के लिए रोजगार बनेगा। सबसे पहली बात, जब खर्चे होंगे तो खर्चों के साथ उत्पादन बढ़ेगा या सर्विसेज बढ़ेगी और आम आदमी को उससे रोजगार मिलेगा। आम घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि वो पैसा आखिरी में बहते बहते नीचे तक पहुंचना ही है उसको, तभी उसका मकसद ही है सरकार का इतना बड़ा खर्चा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये सरकार ने इसका जो ढंग बनाया है, जैसे एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा कि सब ऑयल सीड में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो बहुत सारे लोगों को उसमें काम मिलेगा। उन्होंने कहा पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल कटने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको प्रमोट किया जाएगा। तो वो वैल्यू एडिशन जो है कि सीड ना बेचे जाए, तेल बेचा जाए, फूड ना बेचा जाए, प्रोसेस करके बेचा जाए, तो कौन आम आदमी जब वो काम करेगा, उद्योग लगेंगे, तो आम आदमी को उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों के हाथ में बेहतर पैसा पहुंचे, क्योंकि ये पैसा सरकार के लोगों के हाथ में पहुंचेगा, बढ़ेगा, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, उनके हाथ में बेहतर पैसा होगा, तो उनका खर्चा भी बेहतर होगा, लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा। हेमंत जी, कई बार अब ये देखा गया है कि युवाओं को और स्टार्टअप को, जैसा कि पिछले बजट में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिली थी, तो क्या इस बार बजट में भी युवाओं और स्टार्टअप के लिए कुछ मिला है बजट में? देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे यहाँ इनकम टैक्स में जो बेसिकली लास्ट टाइम 80 ISC सनसेट हो रहा था, मीन्स 31 मार्च 24 तक जो स्टार्टअप सेटअप होने वाले थे उनको एग्जम्पशन वहीं पर रुकने वाला था। मतलब जो 1 अप्रैल 24 ऑनवर्ड्स जो स्टार्टअप्स बनने वाले थे उनको इनकम टैक्स का एग्जम्पशन नहीं मिलना था। बट अभी जो इंटरिम बजट आया है, सरकार ने इस टाइम लिमिट को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। मीन्स इवन इस फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक अगर कोई स्टार्टअप स्टैब्लिश भी होता है तो भी उसको 80 ISC सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या है देखिए, वो भी
तो जो भी स्टार्टअप्स हैं जिनका टर्नओवर 100 सीआर से नीचे है, उनको 10 में से 3 साल 100% प्रॉफिट जो भी स्टार्टअप का होगा फुल्ली डिडक्टेबल होगा अंडर सेक्शन 80 IAC में। और 3 साल भी आपको सिलेक्ट करने हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मुझे पहले साल में प्रॉफिट कम होगा, तो आप पहला साल मत सिलेक्ट करिए, आप दूसरा साल सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में छूट मिलेगा। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे सेकंड ईयर में भी उतना बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो ये चॉइस आपकी है कि आप 10 में से 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक उसकी छूट ले सकते हैं। एक तो ये बड़ा परिवर्तन हमारे इस बजट में देखने को मिला है। दूसरा, सरकार बात कर रही है कि हमारे युवाओं के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन 50 सालों तक देने की बात करिए। इसके लिए एक स्पेशल फंड बनाया जा रहा है जिसके लिए एलोकेशन किया गया 1 लाख सीआर, जो हमारे युवाओं को बिजनेस के प्रमोट करने के लिए किया गया है। देखिए, मेरा हमेशा से ये एक मैसेज रहा है कि हमारी जो बेसिक रिसोर्सेज है, मीन्स देखिए किसी भी देश की तरक्की उसके रिसोर्सेज पर डिपेंड होती है, और अगर हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो हमारी मीन्स एग्जिस्टिंग जो ड्रॉबैक है कि हम अपने जो हाईएस्ट, मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, लेकिन हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तो सरकार जो इम्फोसिस दे रही है कि हम युवाओं को स्किल्ड युवा बनाए, जो बहुत जरूरी है। देखिए, मेरे लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब लोग बोलते हैं हम इतना, हमारे यहाँ पर एजुकेशन है, अनएजुकेटेड लोग कम हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है कि हमको स्किल्ड युवा चाहिए जो कि इंडस्ट्री बेस्ड हो, उसको इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिले, इंडस्ट्री को वो भी प्रमोट करे, इंडस्ट्री को ग्रो करने में वो भी कंट्रीब्यूट करे। जब इंडस्ट्री ग्रो होगी तो डेफिनेटली हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी। डॉक्टर राजीव जी, आप चूंकि इंडस्ट्री में डायरेक्ट डील करते हैं और इंडस्ट्री के बीच में रहते हैं, तो वहाँ पर जो है युवाओं को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अगर देखा जाए तो रोजगार उनके लिए उपलब्धता, या किस तरह से युवाओं को जो है ज़्यादा ट्रेन किया जाए, स्किल किया जाए, उससे ज़्यादा बेनिफिटेड उद्योग भी हो सके, देश भी हो सके और इकोनॉमी भी। देखिए, मैं आपका बड़ा बेहतरीन सवाल है। इसके 4 हिस्से हैं। पहला है पूंजी मिलना और सहज मिलना और कम कीमत पे मिलना। सिर्फ पूंजी मिलना काफ़ी नहीं है, आसानी से भी मिले, सही कीमत पे मिले, रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक हो। तो एक तो वो उपलब्धता बढ़ाए जिस पर काफ़ी जोर दिया हुआ है। दूसरा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो पाए, जो कि नई टेक्नोलॉजी एडॉप्शन आज भी बहुत कम है और नए नए लोगों में अब ये एक नई ऊर्जा आई है कि सब ये करना है। तीसरा हिस्सा है ट्रेनिंग्स का। तो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत सारा जोर है। इंडस्ट्री का आज भी जब ये शिकायत रहती है कि सब युवा वैसे मिल नहीं रहे जैसे चाहिए, तो वो अब गैप धीरे धीरे कम होना दिखाई देने शुरू लगा है। तो लोगों के लिए मौके बेहतरीन बनने शुरू हुए हैं। तो अगर MSME में देखें और या स्टार्टअप में देखें, एक मेजर समस्या जो है, जो बहुत एड्रेस किया जा रहा है और किया जा चुका भी है, वो है पेमेंट की समस्या। MSME हो या स्टार्टअप हो या जो छोटे उद्योग चला रहे हैं या बड़े उद्योग भी चला रहे हैं, उनकी एक मेजर समस्या है कि उनको पैसा समय से मिल सके उस माल का जो उन्होंने बेचा है। तो सरकार ने MSME के लिए 45 दिन की एक स्कीम लागू की हुई है। 45 डेज में उनकी पेमेंट हो जाए, और अभी बहुत सारे उसमें कहा भी गया कि सब बैलेंस शीट में भी आएगा और वो एक्सपेंडिचर में होगा, यानी हेमंत जी उस पर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन वास्तविकता में अभी भी ये एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। और चौथा जो सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा हुआ है, जो इस बजट में कहा गया कि एक्सपोर्ट को डबल करेंगे, तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा मौका यहाँ निकल रहा है। MSME देश के एक्सपोर्ट का 40% कंट्रीब्यूट करता है। जब आप कहेंगे कि मुझे 50 लाख करोड़ से बढ़ा के 1 लाख करोड़ करना है, 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करना है, तो वो बिना MSME के और इन युवाओं के होने वाला है। तो ये एक बहुत ही शानदार बात है कि हम एक्सपोर्ट डबल करने की सोच रहे हैं। MSME को हम सिखाएं कि कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, क्या बेनिफिट्स हैं, और ये युवाओं को सबको ये एक बेहतरीन मौका मिल रहा है इस बजट के थ्रू। जी, तो ये शायद कहीं छुपा रहेगी। एक तरीके से जो है इकोनॉमी के लिए ये काफ़ी रामबाण जैसा होगा। रामबाण जैसा होगा, और ये पहली बार ऐसा होगा। देखिए, फर्स्ट डेवलप इंडिया, एक बड़ा 3 वर्ड उन्होंने स्पीच में माननीय वित्त मंत्री ने इस्तेमाल किए कि पहले भारत। हम जितनी ट्रीटीज करेंगे उसमें पहले भारत, मैं कहता हूँ पहले भारत और पहले भारत के युवा। अब वहाँ कैसे काम है, आज तक एक्सपोर्ट के लिए युवाओं का बहुत कम मुझे दिखा नहीं था, बहुत रुझान। बहुत सारे स्टार्टअप आते हैं, सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड आते हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब स्टार्टअप जो आएंगे वो मैन्युफैक्चरिंग बेस। आप सब इस बात को अनुभव करते होंगे। तो जब स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग बेस पे आने शुरू होंगे, तब सही मायने में उनको भी फायदा दिखने लगेगा और इकोनॉमी को भी फायदा। सही बात है कि अगर उत्पादकता नहीं बढ़ेगी तो बेसिकली सर्विस सेक्टर में, तो हमने FDI का अगर इन्वॉल्वमेंट देखें या सर्विस सेक्टर के एक्सपेंशन का देखें, तो वहाँ पर हमने सफिशिएंट एक्सपेंशन किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं लेक्यूना में दिखता है।
तो चलिए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे हेमंत जी कि महिला जो हमारे वो हैं टैक्स पेयर्स या महिला उद्यमी जो हैं उनके लिए इस बार बजट में क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, जी ये सबसे लंबे टेन्योर की फाइनेंस मिनिस्टर, एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो 6वीं बार बजट पेश किया इन्होंने। जी और चूंकि महिला होते हुए उन्होंने इस बात पर हमेशा से ध्यान दिया है कि महिलाएं आगे बढ़े। जी और आप देखेंगे कि हाईएस्ट फंड एलोकेशन इस बार महिलाओं के लिए किया गया है। और अगर आप फिगर देखेंगे तो 3 लाख CR एलोकेशन केवल महिलाओं के लिए किया गया है। तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। हाईएस्ट मीन्स आप देखिए पिछले बजट जितने भी देखेंगे महिलाओं के लिए इतना बड़ा फंड एलोकेशन नहीं था। नंबर 2, आप इसके साथ साथ देखेंगे तो इस बार एक अच्छी बात उन्होंने कही कि जो हमारी लखपति दीदी हैं, हाँ लखपति लखपति दीदी की भी बात उन्होंने की कि जो लास्ट टाइम हमने 2 CR का टारगेट रखा था लखपति दीदी के लिए, इस बार वो 3 CR बढ़ाकर कर दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहते हैं कि उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए हमारे यहाँ जो बेटियां हैं 9 से 14 साल की उम्र के लिए उनको वैक्सीनेशन को प्रमोट करने का भी कदम इस बार उन्होंने उठाया। एक और महत्वपूर्ण बात महिलाओं के लिए उन्होंने रखी कि जो आयुष्मान योजना हमारी थी उसमें एक वर्ग छूटा हुआ था, जो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बोलते हैं या आशा कार्यकर्ता बोलते हैं, उनको भी उन्होंने इस बार इसमें शामिल किया। कई बार डॉक्टर साहब कई बार ऐसा देखा गया है कि या हम आप जो है इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे देश में जो महिला सशक्तिकरण है या महिलाओं की ताकत का सबसे पहले तो अपन उनकी जो एम्पावरमेंट या उनकी जो है क्षमताओं का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारी इकोनॉमी में नहीं हुआ है। तो क्या आप इस बजट में उससे संबंधित कोई स्टेप है जो हमारे महिलाओं की ताकत का या उनकी कैपेबिलिटी का या उनके ऑप्टिमम रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन का, क्योंकि वो स्किल्ड हैं, दे आर गुड मैनेजर्स। हार्वर्ड में भी और कई जगह जो है ये बात मानी गई है कि महिलाएं ही बेस्ट मैनेजर है, लेकिन हम देखते हैं कि घरों में वो उलझ करके रह गई हैं। तो क्या इस बार इस बजट में कुछ ऐसा दिखा है, जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है सबसे लंबे समय तक महिला रही हैं जी, तो क्या दिखा आपको इस बजट में? हेमंत जी ने ज़्यादातर बातें आपको बता दी जो दिखा, लेकिन एक बात जो उसमें बताई है और जो छूट गई है वो ये है कि पहली बार हायर एजुकेशन में हाईएस्ट एवर महिलाओं का एडमिशन है। हाँ। तो ये पढ़ो और बढ़ो वाली जो बात है वो बात ही नहीं है, वो वास्तविकता में धरातल पर उतरी है। जब ये महिलाएं पढ़ेंगी तो आप समझिए कि जागरूक बनेंगी। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि देश की 50% जनता को आप पीछे रख के देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल पहली बात। दूसरा, आप ये कह ही नहीं सकते उनका योगदान नहीं है। अगर डोमेस्टिक सर्विसेज की वैल्यूएशन की जाए तो पता लगेगा जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा वो घर में रहने वाली महिलाएं दे रही हैं। तो लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि वो 4 दीवारी में चूल्हे फूंकने से, वो जो अब गैस के चूल्हे उज्ज्वला योजना से और वो सब आ गए हैं, समय बच रहा है उनका, उनके पास सोचने का समय है और वो इकोनॉमी में योगदान कर पा रही है। मैं जिन 1-2 प्रदेशों में रहा हूँ, हरियाणा पंजाब में, आप वहाँ देखेंगे कि खेती में आदमियों से ज़्यादा योगदान महिलाओं का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में आप जाएँ तो मजदूरी वाले ज़्यादा काम महिलाएं करती मिलेंगी। तो निश्चित रूप से, लेकिन अब वो जागेंगी, पढ़ेंगी और उनके पास समय होगा तो वो निश्चित रूप से आपकी इकोनॉमी में योगदान करेगी। जी, बिल्कुल सही बात है कि महिलाओं का जो स्किल है, कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ करके उनका यूटिलाइजेशन पर फोकस करना होगा। और जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारी महिलाएं हैं और शायद इस बात को वहीं पर चरितार्थ होते हुए हम देख पा रहे हैं। अब एक बात आई हेल्थ केयर की, क्योंकि कई बार देखा गया है कि निवेश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर इज हेल्थ अवेयरनेस। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी अवेयरनेस को लेकर के बिल्कुल जागरूक हैं या उसको समझ पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि निवेश का आपने बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन या उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने अप्लाई किया है। तो हेमंत जी, इस बार बजट में आपने हेल्थ केयर से संबंधित कौन सी बातें नोटिस करी हैं? देखिए, मैंने आपको चर्चा की शुरुआत में बताया था कि इस बार इनकम टैक्स में एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स में जी कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे लिए जो रिलेवेंट सेक्शन है जिसके आप हेल्थ केयर की बात करें, क्योंकि मैं हमेशा से इस बात को वेटेज देता हूं कि हर घर के में एक मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए। बिकॉज आप देख रहे हैं कि मेडिकल डे बाय डे महंगी होती जा रही है। हॉस्पिटल्स में एडमिशन, हॉस्पिटल में जो हम इलाज करा रहे हैं वो कॉस्टली हो गया है।
तो घर में डेफिनेटली हर व्यक्ति के पास मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली हेल्थ केयर बढ़ रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कवरेज होना चाहिए। तो हमारा इनकम टैक्स बेनिफिट जो पहले लास्ट बजट में था, वही इस बजट में भी कंटिन्यू हो रहा है कि अगर आप मीन्स नॉन सीनियर सिटीजन है, अपना इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो 25,000 तक आपको इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की छूट मिलेगी। एक और लास्ट टाइम जो अच्छा कदम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया था, वो ये था कि अगर आप, चूंकि सीनियर सिटीजन्स को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलती नहीं है जी, तो अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए पॉलिसी नहीं लिया गया है और अगर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट को भी एक्सपेंसेस के तौर पर डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कदम लास्ट बजट में आया था। बट अब अगला हेल्थ केयर में हमको रुकना पड़ेगा 3 महीने के लिए कि क्या नया चीज हमको जी, देखने को हाँ, जहाँ तक उम्मीद एक संभावित वो है कि कैशलेस को ये जो है कंपलसरी कर रहे हैं सभी इंश्योरेंस में, ऐसी एक संभावना और आम जनता की डिमांड भी है कि वो उसी चीज को लेकर के नहीं। काफी वैसे अगर समस्या आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखें तो आजकल कंपलसरी कर दिया गया है कि जो हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन आए हैं कि आपको कैशलेस ही ट्रीटमेंट करना। अब वो टीआर वो जो थर्ड पार्टी वाला सिस्टम था वो अबॉलिश करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। Yes. बल्कि मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहूँगा, वो आप सिर्फ उसे बजट से मत जोड़िए, हेल्थ केयर पर पूरा ध्यान है, प्रधानमंत्री का भी और पूरी कैबिनेट का। आपने अगर ध्यान दिया हो, एक पुरानी कहावत है हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन वो 9 स्टेप जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब जहाँ तक हो सके सीढ़ियाँ चढ़िए, तो हेल्थ में उस तरह से पूरा फोकस है कि हेल्थ को बेहतर खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल सही बात है। और बचपन में आप देखिए, हम मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे यहाँ एक गेम पीरियड होता ही था। Yes. स्कूलों में आज भी होता है जी। और कॉलेज वगैरह में आने के बाद ये थोड़ा सा जो है वैसा हो जाता है। मतलब हम हेल्थ केयर को मिक्स कर देते हैं हॉस्पिटल से। मुझे लगता है हेल्थ केयर हॉस्पिटल नहीं है, हेल्थ केयर एक आम आदमी की सोच का और नज़रिए का और जीने का ढंग है, जो स्कूल में भी है, घर में भी है, और फिर तकलीफ आए तो हॉस्पिटल में भी है। डॉक्टर साहब जो है, कई बार हेल्थ केयर को लेकर के हमने देखा है कि जैसे कोविड के टाइम पर हमने बहुत सारी समस्याएं झेली, ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल की कमी या रिसोर्सेज की कमी। तो अभी आप किस मतलब हेल्थ जो फार्मा या हेल्थ से संबंधित कंपनियां हैं जो हेल्थ के केयर के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, उनको किस प्रकार से देख पा रहे हैं? देखिए साहब, हेल्थ केयर के लिए मैं बड़े गर्व से, और आप भी शायद इस बात का गर्व ले सकते हैं कि दुनिया भर के कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अगर कोविड में हेल्प करी है तो इंडिया ने करी है। बिल्कुल सही सबसे पहले वैक्सीन निकाल के हम आ गए थे और हमने उन तक पहुंचाई, और एक से भी शायद एक भी पैसा नहीं लिया। तो एक हमारी सोच तो बड़ी होलिस्टिक है, हम सोचते हैं कि ऑल इंक्लूसिव वाला बात हो। लेकिन हेल्थ केयर में जो हद तक फार्मा कंपनीज की बात करें और इंडस्ट्रीज़ की जहाँ तक मैं बात करूँ, कोविड के बाद एक विशेष जागरूकता आई है जो शायद एक कोविड का उजला पक्ष मैं कहूँगा उसे। शायद उतना ध्यान नहीं था कि हाथों को धोने पे, डिस्टेंस मेंटेन करने पे। तो इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जो कि कोविड कंप्लाइंट थी, कि गैप होना चाहिए काम करने में, इस तरह सफाई हो। कोविड चला गया लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी रही। तो एक आप समझिए, एक जनरल हेल्थ के लिए वो जनरल हुआ। दूसरा, हमने एक नया, आपको मैं एक नई बात बताऊँ जो आपको शायद नहीं पता होगी। 2 साल कोविड के लोगों के जीने का ढंग बदल दिया। आपको पता नहीं होगा कि एंटीबायोटिक्स की सेल आधी हो चुकी है और एंटीबायोटिक्स के आधे प्लाट बंद हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को एक बेहतर हेल्दी जीने का ढंग आ गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ में ये आया कि नए प्रोडक्ट, नए सर्विसेज, हेल्थ की प्रति जो जागरूकता है उसके लाइन के साथ प्रोडक्ट है। फार्मा लाइन में आप पूछेंगे क्या चीज़ है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनके एंटीबायोटिक्स के प्लांट बंद हुए, जो कि शायद उनके सबसे बड़े टॉप लाइन पे जुड़ने वाले थे, उन्होंने नए प्रोडक्ट बनाने शुरू करे। और एक, आपको पता नहीं कब तक पहुँचे, लेकिन नैनो मेडिसिन का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। और नैनो वर्ड आपने शायद बजट स्पीच में भी सुना होगा कि नैनो डीएपी भी लाने की बात चल रही है, नैनो प्रोडक्ट्स की भी बात हो रही है। तो फार्मा ऑलरेडी उसमें लग गया है। आने वाले सालों में आपको बहुत बड़ा चेंज दिखेगा, बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। जी। हमसे अंशुल अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी नमस्कार। अंशुल जी, अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे तो हमारी आवाज आ पाएगी। मैं टीवी है ही नहीं मेरे सामने, मैं सीधे फोन पर। जी अंशुल जी, जो कल बजट आया उस पे हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। देखिए सर, कल का जो बजट था उसमें 2 सेगमेंट्स होते हैं। एक आप भी जानते हैं कि एक सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है जी। उसमें पार्ट बी था, उसमें तो बहुत थोड़ा सा चेंजेस ही हैं, जिसमें सिर्फ जो आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड्स उसको वेव करने की बात कही गई है। तो पार्ट बी यानी जो टैक्सेशन वाला पार्ट है उसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
बाकी पार्ट ए में जैसा एक्सपेक्टेड था कि जो उनके पास परफॉर्मेंस है उसी को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करने की बात कही गई है, तो इट इज मोर लाइक अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन chart of past years rather than a budget. जी So I think something better can be done in that budget. But anyway, we cannot expect much from this budget as it is an interim budget, you know very well. जी तो allocation जो था वो proportionate हुआ है, main budget में ही बहुत सारी बातें clear हो पाई हैं। जी 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बजट के बारे में बताने के लिए। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हेमंत जी, अब जो है चूंकि मार्च करीब आ गया है और सभी लोग जो है अपने टैक्स फाइलिंग को लेकर के प्लानिंग करना और मैनेजमेंट भी करना कि भाई मुझे कम से कम टैक्स पे करना पड़े और अधिक से अधिक जो है मैं अपना टैक्स बचा सकूं। तो इस चीज़ को बताने के लिए न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम का डिफरेंस भी आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, आपको पता है कि लास्ट ईयर से सरकार ने 2 ऑप्शंस हमारे करदाताओं को दिया, एक को हम बोलते हैं न्यू रिजिम और एक को ओल्ड रिजिम। बेसिकली ये 2 रिजिम लाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट था कि पुरानी रिजिम में हमको कुछ कंपल्शन थे जो इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग के लिए करने होते थे। जी जी और आप देख रहे हैं कि आजकल का युवा वर्ग हमारा पैसा खर्च करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, और न केवल युवा वर्ग लेकिन हमारे जो दूसरे बुजुर्ग हैं जो अबव 60 ईयर्स हैं, उनके पास जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस थे उनमें सब में एक लॉक इन पीरियड होता था मोर देन 5 ईयर्स। जी तो हमारे सीनियर सिटीजन्स भी कंफर्टेबल नहीं थे इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो सरकार ने इन दोनों वर्ग को एक फैसिलिटी के तौर पर हम बोल सकते हैं कि उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च किया जिसमें रिटर्न को सिंप्लीफाई किया गया। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि आपने जो कमाया है आपको उसमें कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट क्लेम नहीं करना है, उस पर सीधा टैक्स स्लैब अप्लाई करना है और रिटर्न फाइल करना है। दूसरा चेंज जो इसमें आया था कि ये रिटर्न प्रीफिल्ड होंगे, मीन्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास है वही रिटर्न में ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड होकर आ जाएगी, तो आपको उसमें कुछ करना नहीं है। तो मेरा सरकार के इस कदम के लिए इनिशिएटिव लेने का पर्पज़ यही था कि हमको टैक्स पेयर्स को कंसल्टेंट की जरूरत ना पड़े, वो अपना ये रिटर्न जो नॉर्मल रिटर्न जिनको हम बोलते हैं वो खुद ही अपने रिटर्न को फाइल कर सकें। तो न्यू जो टैक्स स्लैब है बेसिकली वो बड़ी लोअर टैक्स स्लैब्स हैं, टैक्स कम लगेगा पर आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वेरएज ओल्ड सिस्टम में जो लोग इन्वेस्टमेंट आज भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे हम लोग जिस वर्ग में हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हो जो कि हमारी फ्यूचर लायबिलिटी को मीट आउट कर पाए। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने आज भी ओल्ड स्कीम को कंटिन्यू रखा है, जिसमें हम अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। तो बेसिक डिफरेंस अगर हम ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम की बात करें कि न्यू रिजिम में टैक्स रेट सिंप्लीफाइड है, आसान है, कम रेट है, वेरएज ओल्ड में टैक्स स्लैब थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन ओल्ड में हम क्या कर रहे हैं, आपको टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, न्यू में हम आपको कोई भी टैक्स इंसेंटिव नहीं दे रहे। जब इनिशियली ये जो स्कीम आई थी तब स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू में नहीं था, ओल्ड में था, बट इस फाइनेंशियल ईयर से दोनों में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। तो चूंकि आपने डिफरेंस पूछा है तो मैं एक बार जस्ट टैक्स स्लैब्स हम एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि स्लैब्स क्या हैं। तो न्यू अगर हम टैक्स स्लैब्स की बात करें तो 3 लाख का एक इंटरवल है, लाइक 0 to 3 लाख, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 एंड 12 to 15। 15 के अबव तो टैक्स रेट दोनों में सेम है। तो 0 to 3 हमारे कोई भी टैक्स नहीं लगता, 3 to 6 हमको 5% की रेट से टैक्स लगता है, 6 to 9 हमको 10% की रेट से टैक्स लगता है, 9 to 12 हमको 15% की रेट से टैक्स लगता है, और 12 to 15 हमको 20% की रेट से टैक्स लगता है। अबव 15 हमको 30% की रेट से टैक्स। एक और बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 7 लाख रुपए तक, क्योंकि अभी कोई स्लैब की बात करेगा तो आपको दिख रहा है कि 3 लाख to 6 लाख हमको 5% टैक्स देना है, बट ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख के बिलो है उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो जब आप मुझसे कभी पूछेंगे कि सब न्यू लेना चाहिए कि ओल्ड लेना चाहिए, तो अगर किसी की भी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसको हमेशा न्यू सिस्टम को ही ऑप्ट करना चाहिए, राइट। वेयर ओल्ड के अगर हम टैक्स स्लैब्स की बात करें तो बड़ी सिंप्लीफाइड टैक्स रेट्स हैं, 0 से लेकर 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक हमारा 20% है, और 10 लाख के ऊपर 30% है। यहाँ पर भी 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को कोई भी टैक्स नहीं देगा। बहुत अच्छी बात, मतलब जो हमारे दर्शक जो है टैक्स प्लानिंग कर रहे हों वो इन बातों को जो है बहुत अच्छे से समझ लें, और अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो किसी टैक्स कंसल्टेंट से संपर्क करके सही टैक्स फाइल करें, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी में एक सपोर्ट का काम करता है। तो चलिए डॉक्टर साहब, अब बात आती है हाउसिंग की,
रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान इज अ एसेंशियल नीड फॉर जनरल पीपल, एवरी पीपल। तो इसमें इस बार बजट में क्या देखा आपने? जी, आप डॉक्टर अतुल इस बात को बेहतर समझते हैं कि किसी भी देश में जब इकोनॉमी को उठाना होता है या बड़ा करना होता है तो सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि अधिक से अधिक लोग मकान बनाएं। तो आपने देखा होगा देशों में क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर देते हैं हाउसिंग लोन्स पर ताकि लोग बेहतर घर बनाएं। सरकार ये समझती है, हम आप ये समझते हैं कि सिर्फ घर बनता है तो सिर्फ घर नहीं बनता है, पूरा एक इकोसिस्टम बड़ा खड़ा होता है। आदमी घर बनाता है तो सब खरीदता है, पलंग भी खरीदेगा, पंखा भी खरीदेगा, बर्तन भी, तो पूरा इकोसिस्टम बढ़ता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आपने देखा 2 करोड़ नए घरों के लिए प्रोविज़न किया गया। ये किसके लिए किया गया है? ये उच्च वर्ग के लिए नहीं है, ये मध्यम वर्ग और वहाँ उससे थोड़े जो पीछे हैं उनके लिए किया गया है। तो 2 हो गए, एक तो लोगों को घर मिलेंगे, 2 करोड़ घर बनने का मतलब है कम से कम 8-10 करोड़ लोगों की छत आएगी, सिर पर छत आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि अगर ये देखा जाए तो हर एक परिवार में कम से कम 5 और 7 लोग होंगे, मिनिमम 5-7 लोगों का देखा जाए तो 10 से 15 करोड़ के बीच में लोगों को घर मिलेगा। ये वो लोग हैं जो शायद खुद ना बना पाते, जो अपने आप बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान का एक बड़ा इंतजाम। दूसरा, मकान जब बनता है तो सिर्फ हम लोग तो हिंदुस्तानी इमोशनल रहते हैं अपने घर के लिए, इसलिए आप देखते हैं बैंक जब लोन देते हैं तो सबसे पहले लेते हैं घर का कोलेटरल रख दो। लेकिन इकोनॉमी पूरी खड़ी होती है, क्योंकि आदमी जब खड़ा होता है, घर मिलता है, सुरक्षा का एहसास रहता है, बेहतर चीज़ें खरीदता है और इकोनॉमी जनरल में बढ़ती है। तो ये जो हाउसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा ढंग है इकोनॉमी को ऊपर उठाने का, और इस बजट में बिना कुछ कहे भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जब 2 करोड़ घरों की बात की गई है। हाँ, ये मतलब एवरी सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला, हर सेक्टर तक कुछ ना कुछ पहुंचे। लोग फ्रिज, घर, एक टीवी सब खरीदे। से इन्होंने कई निशाने साध दिए। बेहतर कई इंडस्ट्री को जो है एक रोजगार दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है, लोगों को काम धंधा और रोटी कपड़ा मकान, यूं कह लीजिए कि मकान देकर के रोटी कपड़ा तो ऑटोमेटिकली दे दिया, रोजगार भी दे दिया है। वही बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा जो कि पहुंचेगा। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब हेमंत जी, एक प्रॉब्लम आती है, लोग जो है बजट जब आता है तो ये सोच करके खुश हो जाते हैं कि इस बार क्या मिला है ना, लेकिन जो इस बार मिलता है वो अगली बार जाकर के एप्लीकेबल होता है। तो पिछली बार जो हमें मिला था उसके अकॉर्डिंगली एक निवेशक या एक टैक्स पेयर किस तरह से निवेश करे कि उसको टैक्स में लाभ प्राप्त हो? देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि अभी 31 मार्च खत्म होने वाला है और लोग अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की तरफ देखने लग गए हैं। तो रिलेवेंट प्रश्न है। देखिए, पहला डिसीजन जो आज हमको लेना है बिफोर मार्च कि हम ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं कि न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं। अगर हम न्यू रिजिम में जा रहे हैं तो देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। फिर हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे बेसिकली वो अर्न करने के लिए करेंगे, नॉट फॉर टैक्स प्लानिंग पर्पस। तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति ओल्ड रिजिम में जा रहा है तो हमारा जो आगे का डिस्कशन है वो उसके लिए रिलेवेंट है। बट पहले उसको ये तय करना है कि हम ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं कि न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं, तो उसका बेंचमार्क क्या हो। तो मैंने पहला बेंचमार्क आपको बताया था कि अगर किसी की इनकम, टैक्सेबल इनकम बिलो 7 लाख रुपीज़ है तो उसको हमेशा कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, न्यू रिजिम। तो उसके पास में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इनकम मोर देन 7 लाख रुपीज़ है, मीन्स अगर मान लेते हैं हम एक व्यक्ति 8,50,000 अर्न कर रहा है, तब उसके बीच में ये प्रश्न आएगा कि मुझे ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना है। तब हमने एक बेंचमार्क बनाए हैं कि अगर मान लीजिए 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा है, उससे उसको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा, अगर उसके पास 60,000 के एडिशनल इन्वेस्टमेंट या एडिशनल डिडक्शंस हैं तो उसको पुराने में जाने में फ़ायदा होगा। तो वो 60,000 रुपये के एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं या एडिशनल डिडक्शंस क्या हो सकते हैं, बात कर लें। उस पर बात करेंगे। तो जैसे हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी, अभी सर ने भी बात किया, अग्रवाल साहब ने, कि भाई आज हाउसिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई। तो इंडस्ट्री सर ने डायरेक्ट बेनिफिट बताए, हम उनको इनडायरेक्ट बेनिफिट बता रहे हैं कि अगर आपने घर लोन लेकर बनाया है तो आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट 2 लाख रुपए तक आप अपनी इनकम को कम कर सकते हैं। ना केवल 2 लाख, एक और सेक्शन है 80EE जिसमें हम 1.5 लाख रुपए तक फर्दर इंटरेस्ट को माइनस कर सकते हैं अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू, मीन्स बिल्डिंग की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो हाउसिंग लोन एक बड़ा ऑप्शन है। तो मैंने बताया 60,000 तो वो छोटा अमाउंट हो गया, अगर हमने 3.5 लाख रुपए की छूट हमको एक्स्ट्रा मिल रही है तो डेफिनेटली हमको नए में न जाते हुए पुराने में जाना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि लास्ट ईयर तक ओल्ड रिजिम बाय डिफॉल्ट थी और न्यू रिजिम आपको ऑप्ट करनी पड़ती थी। इस फाइनेंशियल ईयर से न्यू रिजिम डिफॉल्ट रिजिम हो गई है, अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो
तो 8,50,000 तक अगर 60,000 के एडिशनल डिडक्शन है, वो आपको हाउसिंग HRA के फॉर्म में हो सकते हैं, हाउसिंग लोन के फॉर्म में हो सकते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म में हो सकते हैं, डिसेबिलिटी के एक्सपेंसेस के फॉर्म में हो सकते हैं, एजुकेशन लोन के फॉर्म में हो सकते हैं। ये सब एडिशनल है 1.5 लाख के अलावा। अगर इनका टोटल 60,000 रुपीज से ज़्यादा हो रहा है तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आपको ओल्ड रेजिम में जाना चाहिए। दूसरा बेंचमार्क, अब मान लीजिए 850 से ज़्यादा है, ऐसे लोग जो 12 लाख तक अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनके लिए बेंचमार्क हो जाता है 1,50,000। अगर आपके पास जो 80C के डिडक्शंस के अलावा अगर 150 के एडिशनल डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट्स हैं तो भी आपको ओल्ड रेजिम में जाना फायदेमंद होगा, बेहतर होगा, है ना। और अगर हम बात करें हम इसके ऊपर के लोग, तो उनके लिए बेंचमार्क हो जाता है 2,06,000 कि अगर आपके पास अदर देन 80C 2,06,000 के डिडक्शंस या इन्वेस्टमेंट एडिशनल हैं तो ही आपको ओल्ड में जाना है, अदरवाइज आपको न्यू में ही फायदा होगा। अब आखिरी प्रश्न रह जाता है कि सब अगर ओल्ड में जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा कहाँ। तो मैंने एक हाउसिंग लोन आपको बताया कि हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट की छूट तो मिलती ही मिलती है, हमको प्रिंसिपल रिपेमेंट की छूट भी 80C में मिलती है। और अगर आपने प्रॉपर्टी 31 मार्च 2022 के पहले लिया है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू 45 लाख से बिलो है, तो हमको 1,50,000 के इंटरेस्ट का एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है। उसके अलावा HRA का बेनिफिट हो गया, मेडिक्लेम पॉलिसी का बेनिफिट हो गया, हाउसिंग सॉरी एजुकेशन लोन का बेनिफिट हो गया, डोनेशंस का बेनिफिट हो गया। ये सारे बेनिफिट्स हमको अदर सेक्शन में न्यू रेजिम की जगह पुराने रेजिम में जब हम सिलेक्शन करते हैं तब ये बेनिफिट हमको मिल जाता। जी, बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है डॉक्टर साहब कि कई बार हमने देखा है कि डिजिटलाइजेशन पर हमारी गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस रहा है और उन्होंने डिजिटल इंडिया को लेकर के कई कैंपेन भी चले हैं। डिजिटली अगर देखा जाए, एक डाटा के अकॉर्डिंगली देखें तो प्रति वर्ष जो है हम बहुत तेज़ी से संख्या डिजिटल ट्रांजैक्शन की बढ़ रही है। इससे उद्योग जगत को क्या बेनिफिट हो रहा है? उद्योग जगत को सब बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। आपने पहले तो बहुत सही कहा, आज के अखबार में अगर आपने पढ़ा हो तो पिछले महीने 18.41 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई हैं। बेसिक बात बताता हूँ साहब, बिल्कुल देसी ढंग से। पहले आपको ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, खड़े रहना पड़ता था, सारी समस्याएं हल हो गई। दूसरा, सारी पेमेंट डिजिटलाइजेशन होने के 2 फायदे हुए। एक तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ सुथरा हो गया, हमें पता लग गया, लेबर कम हो गई, टाइम आपका बचने लगा। दूसरा, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो गई, जो कि बीच में कहीं शायद ये दिक्कतें थी कि जो नहीं थी। तीसरा, आम आदमी की पहुंच में आ गया। आज आप देखिए ना, पान के ठेले से लेकर और किसी चाय की दुकान तक आपको लगा मिलता है। मेरे यहाँ तो जो सब्जी लेने वाला था उसके यहाँ भी रखो, आप क्या भी रखो कि सब स्कैन कर दो। बिल्कुल सही बात है। तो आपको एक तो वो चिंता खत्म होगी कि जेब में नोट लेके चलना है, और फिर ये चिंता है कि क्या संभालने में जो हमारी ताकत और एनर्जी और कंसंट्रेशन लगता था वो अब बच गया। हाँ साहब, वो पुराने जमाने की बनियानें जिनमें पॉकेट हुआ करती थी वो अब खत्म हो गई। वो इसीलिए खत्म हो गई कि डिजिटलाइजेशन आ गया है। और ये मैं सिर्फ कहता हूँ, इसको ट्रांजैक्शन तक ना देखें, बदलते वक्त में डिजिटलाइजेशन एक की बन गया है। आज QR कोड स्कैन हो रहे हैं इंडस्ट्री में, हम आजकल प्रोडक्ट के ऊपर लिख के नहीं लगाते कि ये क्या बन गया है। QR कोड लग रहे हैं, डिजिट्स लग रहे हैं और वो स्कैन हो रहे हैं। मशीनें प्रोडक्ट से बात कर रही हैं, प्रोडक्ट मशीनों से बात कर रहे हैं, जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं। वो सारे के सारे डिजिटलाइजेशन की देन है। डिजिटलाइजेशन की देन है कि मैं यहाँ बैठकर भी अपने यूनिट को कंट्रोल कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है, और आगे जाकर मशीनें भी कंट्रोल कर पाएंगे आप यहाँ बैठकर अपने कहीं भी पूरे देश में। तो डिजिटलाइजेशन का युग जो है ये गेम चेंजर है, और भारत इसमें सबसे आगे, क्योंकि आप मानते हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स हैवी पॉपुलेशन शायद हिंदुस्तान में है। और शायद बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज हैं उनके हेड को छोड़ दीजिए, जो फेमस नाम है, आमतौर पे एक बल्क जो काम करने वाले हैं वो भी हिंदुस्तानी युवा हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात भी है, सुकून की बात भी, और हमारे लिए आगे वाले वक्त में एक बहुत बड़े दरवाजे भी खोल रही है डिजिटलाइजेशन। तो एक तरह से ये देखा जाए कि आने वाले समय में अगर हम ग्रोथ में देखें तो जितना पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वगैरह में खर्च कर रहे थे वो कहीं जाया नहीं जा रहा है। डिजिटल के फॉर्म में हमें बहुत सारी सहूलियतें मिल रही हैं उद्योग जगत को। चलिए, अब एक बात आती है हमारे अन्नदाता। इस बजट में हेमंत जी, आपने हमारे अन्नदाताओं के लिए क्या देखा? देखिए, अन्नदाता के लिए एक लाइन हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने यूज़ किया था कि जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो उन्होंने बोला था जय जवान जय किसान। जी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने ऐड कर दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और इस बार उन्होंने एक और वर्ड ऐड कर दिया
जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। मीन्स हमारी सरकार इस बार सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि खेती में रिसर्च की बात भी करने लग गई है कि नहीं, हमारे किसानों के पास में अब देखिए खेती की ज़मीन कम हो रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो रहे हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसके लिए वाकई में रिसर्च एक नीड थी। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि सरकार इस बार रिसर्च की बात भी हमारे किसानों के लिए कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हम खेती करेंगे, राइट। तो डेफिनेटली सरकार किसानों के लिए ना केवल फंड अरेंजमेंट बल्कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर की भी बात कर रही है। एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि लास्ट ईयर सरकार ने एक और प्रावधान यहाँ पर हमारे फार्मर्स के लिए लिया था कि अगर आपका 16-17 से लेकर 23-24 असेसमेंट ईयर का लॉस है, क्योंकि लॉस का एक कैरी फॉरवर्ड करने का टाइम लिमिट होता है, तो उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया था असेसमेंट। अगर आपका कोई अनक्लेम्ड लॉस पड़ा हुआ है इन असेसमेंट ईयर्स का, तो आप उसको 24-25 में सेट ऑफ कर सकते थे, इवन दो आपकी इस पीरियड की टाइम लिमिट निकल चुकी थी। जी। इस साल इसको एक्सटेंड करके 25-26 असेसमेंट ईयर कर दिया है, बट उधर का एक साल कम कर दिया। मतलब पहले रूल ये था कि 16-17 से लेके 23-24 तक के आपके जितने भी लॉस थे वो 24-25 में ले सकते थे। इस बार उन्होंने असेसमेंट ईयर 17-18 से लेकर 23-24 के जो लॉसेस होंगे उसको आप 24-25 असेसमेंट ईयर तक सेटअप इसमें तीन चीज़ें और जोड़ दीजिए आप, तीन बड़े स्पेसिफिक माननीय वित्त मंत्री ने बोली चीज़ें। पहला तो ये बोला कि हमने नैनो टेक्नोलॉजी लानी है, नैनो यूरिया चल रहा था या नैनो डीएपी इस बारी आना ही है। दूसरा ये हुआ कि फसल के वैल्यू एडिशन पर बहुत सारा काम होगा। तो ये हेडलाइक हम काम करते हैं, उसमें हमने युवाओं को दिखाया जो गांव के हैं, जो खेती में जुड़े हुए हैं, कि आपको शहर आके नौकरी ढूंढने की जरूरत है। हमने वाकई में ये काम किया, उनको 2 दिन दिया, उन्होंने ढूंढी, उनको समझ आया नहीं है, तो उनको समझ आया कि उनके गांव में एग्री बेस्ड बहुत सारे मौके हैं जिनको वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा, ऑयल सीड के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया कि उसमें हमें आत्मनिर्भर होना है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है, और अपने आसपास आप देखेंगे तो बदलता परिदृश्य आपको दिखाई देगा कि लोग, किसान और युवा वहाँ के अब लोकल काम कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं, चाहे वो मिल्क चिलिंग प्लांट डाल रहे हैं, चाहे वो टोमेटो सॉस बना रहे हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए कि गांव में भी रोजगार शहरों की भांति उन्नति कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर खड़े हो रहे हैं। ये एक अच्छी पहल भी है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, आप भी इस बात को जो है खूब अच्छे से फील कर पा रहे होंगे कि अब जो है कोई विशेष अंतर आपको नहीं दिखता होगा, चाहे वहाँ की रॉ मटेरियल को आपको शहर तक लाना हो या शहर के फिनिश्ड प्रोडक्ट को गांव तक पहुँचाना हो। ये चीज़ें बड़ी आसान हो गई होंगी। आसान नहीं हो गई, फोकस आ गया है। जी। अर्बन मार्केट भर गई तो सबको बड़े कंपनीज को समझ आ गया कि वो जगह है रूरल मार्केटिंग, गांव तक पहुंचना है। तो वहाँ अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो लोकल लड़का चाहिए, वहाँ दुकान चाहिए तो लोकल लड़का चाहिए, और वहाँ के प्रोडक्ट चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत बड़ा चाहिए। मैंने अभी जो है कुछ दिनों पहले उड़ीसा में एक बार ऐसे ही गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि उनकी आम भाषा को मतलब कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके उनको समझाने के लिए आपको वहीं के लोकल लोगों को हायर करना कंपलसरी हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए कि मतलब एक चेन चल पड़ी है कि नहीं, अब रोजगार सब जगह उपलब्ध है, बस आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप कितनी आसानी से और कितना ज़्यादा उसको पकड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा जी। अब एक बात आती है टूरिज्म की। टूरिज्म को लेकर के अगर कुछ पुराने इकोनॉमिस्ट को देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि टूरिज्म एक ऐसा सोर्स है जिससे हम अपने डेफिसिट को, फिजिकल डेफिसिट को, या और भी कई चीज़ों की खाना पूर्ति करना हो या मतलब इनकम प्राप्त करना हो, तो टूरिज्म इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर अर्निंग। यहाँ पर हिंग फिटकरी रंग चोखा, मतलब आपकी लागत कुछ नहीं आती और आपके देश को इनकम भी मिलती है। तो हेमंत जी, इस बार बजट में आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट में क्या देखा? देखिए, सरकार ने टूरिज्म को भी प्रमोट करने की काफ़ी सारे प्रावधान इस बजट में दिए हैं। आप देखेंगे तो जो हमारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सरकार ने बोला है कि हम इनको और डेवलप करना चाहते हैं। एज वेल एज आप देखेंगे तो उन्होंने जैसे लक्षद्वीप की बात की इस बार, कि लक्षद्वीप को हम मालदीव से अच्छा बनाना चाहते हैं और हम वहाँ पर होटल सेटअप डालना चाहते हैं। इवन एविएशन इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बोला कि हम नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ाएंगे, 1000 एयरक्राफ्ट बढ़ाने की बात इस बार हमारे इस बजट में किया है। तो सरकार का इम्फोसिस इस बात पर है कि जो हमारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो इग्नोर्ड है, आप देखिए अगर आप अभी राम मंदिर की बात करेंगे तो सरकार को रोकना पड़ा कि लोग वहाँ पर न जाए क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी। डॉक्टर राजीव जी, अब इसमें इसी चर्चा के उसमें जो है हम आगे आपसे जानना चाहेंगे
कि किस किस तरह टूरिज्म में, ये जैसे राम मंदिर वाली बात है या और भी हमारे जो चीज़ें आ रही हैं जैसे मालदीव वाली है, तो इसमें किस तरह की इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फायदा मिल रहा है? पहले तो मैं ये कहूँ कि टूरिज्म जादू है, आपने बात वो कह दी, ये हींग लगे ना फिटकरी। सरकार ने बड़ा स्पेसिफिक कहा है कि टूरिज्म एक टारगेट है हमारा। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ टूरिज्म के बूते पे जिंदा है। जिंदा है। लोग अपनी रेत और सूखी रेत बेच पा रहे हैं। हमारे रिसेशन तक से बाहर निकला मैं है। आपको बताऊं, इकलौता देश है और हमें गर्व होना चाहिए जहां हम बर्फ भी देख पाते हैं और रेत भी देख पाते हैं, सारे साल दे सकते हैं, लेकिन हम उसको बेच नहीं पा रहे थे। अब उस पर फोकस आ गया। सिर्फ ये नहीं किया, सरकार ने इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा दी है टूरिज्म के लिए, स्टेट्स को टूरिज्म डेवलप करने के लिए, बजट में मेंशन किया है इस बात को। तीसरा ये कहा गया कि उनकी रैंकिंग की जाएगी, स्टेट्स की भी रैंकिंग की जाएगी और टूरिस्ट स्पॉट की भी रैंकिंग की जाएगी, अवार्ड इंस्टीट्यूट किए जाएंगे, कंपटीशन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा गेम चेंज आपको अगले 1 साल के अंदर टूरिज्म को लेकर दिखने लगेगा। फ़ायदा किस इंडस्ट्री को होगा? सीधी सी बात है सर, सबको पता है, एक बड़ा सा बेहतरीन होटल 2-3 खड़े होंगे तो सबको फ़ायदा होगा। रेत, गिट्टी, सीमेंट, पलंग, लकड़ी, गद्दा, बर्तन, स्टील, किराना बेचने वाला और दूध सप्लाई करने वाला, वो लड़के जो उन होटलों में काम करेंगे, जो वो टेक्नोलॉजी साहबी बच्चे करेंगे, सबके लिए फ़ायदा है। जी जी। इस बार हेमंत जी, यूथ अगर देखा जाए तो एक मतलब बिल्कुल संक्षिप्त में मैं आपसे चाहूँगा कि यूथ के लिए इस बार के बजट में क्या है? हमने भी चर्चा किया कि यूथ के लिए जो सरकार ने एक तो जो एग्जम्पशन था स्टार्टअप्स के लिए, जो हमारे युवा स्टार्टअप लेके आ रहे हैं उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया। उसके अलावा सरकार ने 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन की बात किया है, जिसके लिए एक स्पेशल फंड उन्होंने बनाया है। 1 करोड़ CR का प्रोविज़न सरकार ने उसके लिए रखा हुआ है। तो सरकार ने इतना तो किया ही है। इसके अलावा मैंने अभी आपको जिक्र किया था स्किल इंडिया की बात की। देखिए, सरकार शुरू से बात कर रही है कि हमारा इंडिया स्किल इंडिया होना चाहिए, और फंड एलोकेशन की तरफ भी आप देखेंगे तो सरकार ने स्किल इंडिया पर बहुत सारा फंड का प्रोविज़न इस बजट में भी किया है। और अगर हम अपने भोपाल शहर की बात करें तो आप देखेंगे कि भोपाल में निज़ामुद्दीन कॉलोनी जो हमारी है उसमें एक ग्लोबल स्किल पार्क डेवलप हो रहा है, जो कि फॉरेन फंडिंग से डेवलप हो रहा है। और आप इंफ्रा देखेंगे तो हमारे जो युवा वर्ग हैं जो हमारे शहर में रह रहे हैं उनके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे युवा वर्ग के लिए नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से सरकार काफ़ी अच्छा कदम उठा रही है युवा वर्ग के लिए, और हमारा जो युवा ह्यूमन रिसोर्सेज उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए प्लान कर रही है। डॉक्टर राजीव जी, एक बहुत संक्षिप्त में आपसे चाहूँगा कि गरीब कल्याण देश का कल्याण, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्लोगन कहा है, इसका क्या तात्पर्य है उद्योग जगत से? देखिए, बहुत साधारण सी बात है कि वो जो गैप है, बहुत बड़ी खाई थी कि अमीर बहुत अमीर थे और गरीब बहुत गरीब थे, वो कम होना ही चाहिए। ये किसी भी देश के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गरीब कल्याण का मकसद ये है कि वो जो जहाँ है, जिस जगह है, उससे वो ऊपर उठकर आ पाए, उसके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, उसके रहने की बेहतर व्यवस्था हो, उसकी थाली में बेहतर खाना पहुँचे। इससे बेहतर गरीब कल्याण हो नहीं सकता, और इसी में देश का कल्याण है। इन सबका कल्याण है तो हम सबका कल्याण है। चलिए, चलते चलते हम बिल्कुल संक्षिप्त में आपसे अपने दर्शकों के लिए संदेश चाहेंगे हेमंत जी। देखिए, मैंने बताया कि मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट है युवा वर्ग। तो हमारे परिवार में जो भी हमारे घर में युवा हैं, हम उनके परिवार के सदस्यों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने युवाओं को स्किल्ड करिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए डिवोट कराइए, और कोशिश करिए कि डिग्री हो जी, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे अकाउंटिंग हो, टैक्सेशन हो, कोई भी स्किल काइंड ऑफ। पर स्किल इंडिया का जो हमारा एम है, तो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स को देखने की जरूरत है कि कोई भी बच्चा अनस्किल्ड ना हो। एजुकेटेड होने से ज़्यादा जरूरी है स्किल्ड होना। तो बस यही मेरा मैसेज। संक्षिप्त में राजीव जी, आपसे जो है मैसेज चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए? दर्शकों से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन मौक़ों की जगह पर बैठे हुए हैं। 60s, 70s, 80s का टाइम था अमेरिका का, उसके अगले 20 साल चले गए जर्मनी और फ्रांस और यूरोप के, उसके अगले 20 साल चाइना के चले गए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगले 30 साल भारत के हैं, और आप बिल्कुल सही समय पे सही जगह हैं। सिर्फ सही जगह, सब जगह पर होने से बात नहीं बनेगी, सही काम भी करना पड़ेगा। जैसा कि हेमंत जी ने कहा, स्किल कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए। मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, आज आप इस देश में कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, 25 साल बाद वो आपको कई गुना होकर मिलने वाला है। तो लगे रहिए और आइए मिलजुल कर इस देश को बहुत आगे लेके चलते हैं। तो आप स्टूडियो में पधारे हेमंत जी, राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ दर्शकों, हमने देखा कि बजट हमारा कितना अच्छा था, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया। साथ ही हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि ये लोक लुभावन बजट ना होकर के बिल्कुल वास्तविकता के धरातल पर दिया गया एक संक्षिप्त और बहुत ही अच्छा बजट था।
जिसमें जो है हमारे युवाओं को फ्री में कुछ ना दे करके स्किल इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, मेड इन इंडिया की बात की गई है और जो कि हमारे ग्रोथ इकोनॉमी का एक इतिहास रचेगी। धन्यवाद। अगले सप्ताह में फिर हम मिलेंगे इसी कार्यक्रम में और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।